जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मौर्यन साम्राज्य को कम्प्लीटली देखने वाले हैं। हिंदी माध्यम में आपको सोर्सेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो डीप हो, जो एग्ज़ाम में आए वैसे सोर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे ट्रैक करने का, अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़ाने का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्यन साम्राज्य थी। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड किसका रहा? मौर्यन साम्राज्य का रहा, यानी कि मौर्य पीरियड का रहा। भारत के इतिहास का प्रथम केंद्रीकृत और विस्तृत साम्राज्य कौन था? तो मौर्य साम्राज्य था। पूछे थे कि प्रथम केंद्रीकृत साम्राज्य भारत का कौन था? तो मौर्य साम्राज्य था। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य के कूटनीतिक सहयोग से स्थापना हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि घनानंद थे, घनानंद के दरबार में जो है चाणक्य जाते हैं और मतलब सिकंदर के आक्रमण से बचाने के लिए कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं, टिप्स देना चाहते हैं। लेकिन घनानंद कहता है कि हमको सिखाएगा तो हमको सिखा दिया है, मारता है, एक लात बाहर निकाल देता है। तभी चाणक्य कसम खा लेता है कि नहीं, इसका शासन ध्वस्त करके रहूँगा। और एक टीचर में इतना ज़रूर क्षमता होता है कि एक योग्य स्टूडेंट को वो कुछ भी बना सकता है। तो वैसे ही एक टीचर के रूप में भूमिका निभाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य उनको एक ऐसा स्टूडेंट मिलता है जो वाकई उस पे खरा उतरता है और घनानंद का शासन को पतन करता है और मौर्य वंश का स्थापना होती है। इस प्रकार से राजधानी इनकी पाटलिपुत्रा रहती है। आधुनिक जो पटना में आप रह के तैयारी करते हो वही पाटलिपुत्रा जो है इनकी राजधानी रही। राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र पटना रहा। बीपीएससी विशेष रूप से क्या पूछता है? जानकारी प्रमुख स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको मिलता है, मेगास्थनीज के इंडिका से हमको मिलता है, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से मिलता है और एवं अशोक अभिलेख से हमको मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। तो याद कर लीजिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज का इंडिका है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है और अशोक के अभिलेख से हमको क्या मिलता है? मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य परीक्षा चूँकि है नहीं अभी आप, तो एक बार सवाल देख ही लीजिए। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को केवल राजनीतिक एकता ही नहीं दी बल्कि सुदृढ़ और प्रशासनिक ढांचा भी प्रदान किया। ये मेंस के टाइम का मतलब क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी हम मेंस में नहीं जाएंगे, हम प्रीलिम्स स्तर पे ही रहेंगे क्योंकि हमें प्रीलिम्स निकालना है। अभी हमारे सामने प्रीलिम्स है। साम्राज्य की स्थापना में विस्तार। 322 ईसा पूर्व में आपको चंद्रगुप्त द्वारा धनानंद की पराजय होती है और मगध पर अधिकार हो जाता है। कब? 322 ईसा पूर्व में। ठीक, 305 ईसा पूर्व में क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है और हेरात, कंधार, मकरान और काबुल मतलब गांवों को मान लो से गांवों की प्राप्ति, 4 क्षेत्रों की प्राप्ति होती है। हेरात, कंधार, मकरान, काबुल पूछता है। हेरात, कंधार, मकरान और काबुल की प्राप्ति होते हैं और सेल्यूकस की पुत्री रहती है हेलेना, उससे विवाह कर लेते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये कब की बात है? 305 ईसा पूर्व की बात है। अब आते हैं 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार का राज्यारोहण होता है। कौन? बिंदुसार का, बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार है। अमित्रघात इनको कहा जाता है। उपाधि साम्राज्य का दक्षिण मैसूर तक विस्तार ये करते हैं, दक्षिण के मैसूर तक साम्राज्य का विस्तार करते हैं। कौन? बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में बैठते हैं राजगद्दी पे। ठीक, मौर्य की उत्पत्ति के रूप में विभिन्न मत क्या कहते हैं उसको भी जानना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि पुराण कहता है कि शूद्र वर्ण थे मौर्य वाले, मतलब यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य सूर्य था। मूड़ा नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ था, यानी कि उनकी मम्मी का नाम क्या था? मूड़ा था। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के लोग कहते हैं कि क्षत्रिय थे, मौर्य वंश से संबंधित है, क्षत्रिय मौर्य वंश से संबंधित थे। और मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस कहती है कि वृषल यानी कि निम्न कुल से संबंधित थे। किस कुल से? निम्न कुल से संबंधित थे, वृषल कुल से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम में जैन धर्म अपनाकर भद्रबाहु के साथ सवन बेलगोला में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे। ये हम जैन धर्म वाले वीडियो में भी बताए थे। अगला है अशोक। महान अशोक और कलिंग युद्ध का प्रभाव।
पूर्व कलिंग साम्राज्यवादी। बिंदुसार की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो जाती है। बाद में सत्ता को लेकर संघर्ष होता है। ठीक, सत्ता को लेकर संघर्ष होता है और फिर जो है अशोक जो है वो शासक बन जाते हैं। वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में क्या होता है कि भयंकर रक्तपात होती है। 13वां शिलालेख में हमको जानकारी इसकी मिलती है। ये डेट थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है 232 की, रीचेक एक बार करेंगे फिर आपको बताते हैं। 261 8 बनाओगे, 8 ठिकाओ 200 पीछे चलते चले जाओ 269 के आसपास 269 के आसपास ये क्या बनेंगे, मतलब राज्याभिषेक इनका होगा। ये 232 गलत है, इसको हटा दो। 269 के आसपास याद रखो, 269 258 268 69 ऐसे याद रखो। तो यही याद रखो 268 69 में क्या हुआ कि 269 में राज्याभिषेक हुआ इनका, और ये 232 नहीं होगा, ये 273 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी बीसी में। 273 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी 273 में। आगे है कि 8वें वर्ष जब 261 ईसा पूर्व, ये टाइम ठीक है। 8वें वर्ष जब भयंकर रक्तपात होती है, 13वें शिलालेख में हमको जिक्र मिलता है कलिंग युद्ध का। तो कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन होता है अशोक का, और भेड़ी घोष की जगह पर धम घोष शांति की नीति को अपनाते हैं। ये पूछता है भेड़ी घोष की जगह पर धम घोष को अपनाते हैं, यानी कि युद्ध नीति की जगह पर शांति की नीति को अपनाते हैं। और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। उपगुप्त के द्वारा दीक्षित होते हैं बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म का अंगीकरण करते हैं। किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा। आपसे पूछिएगा कि बौद्ध धर्म का शिक्षा या बौद्ध धर्म में दीक्षा किसके द्वारा लेते हैं, तो उपगुप्त के द्वारा लेते हैं। ठीक है, आगे बीपीएससी के बारे में तथ्य अशोक के नाम को लेकर के अभिलेखों में समानता क्या मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। देवताओं का प्रिय या मूल नाम। अशोक का स्पष्ट उल्लेख केवल 4 लघु शिलालेखों में मिलता है। अशोक स्पष्ट रूप से केवल 4 लघु शिलालेखों में इनका नाम मिलता है। कौन कौन? मास्की, गुज्जर, नेट्यूर और उद्गोलन। याद रखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? मास्की, गुज्जर, नेट्यूर और उद्गोलन। 4 लघु शिलालेखों में इनका नाम अशोक मिलता है। कौन कौन? मास्की, गुज्जर, नेट्यूर और उद्गोलन इम्पोर्टेंट है। अगला, मेंस परीक्षा अभी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेने में हमारा कुछ जाता नहीं है। कलिंग युद्ध ने केवल सीमाएं नहीं बदली, बल्कि राज्य के चरित्र का निरंकुश विस्तारवादी से कल्याणकारी पितृपरक बना दिया। सभी मनुष्य मेरी संतान है, अशोक का ऐसा कहना शुरू हो गया था। स्वरूप नेचर, यह कोई नया धर्म नहीं था। ये जो धर्म था, धर्म क्या था? अशोक का धर्म क्या था? कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि नागरिक आचार संहिता, इथिक्स थी, एक जीवन जीने की कला थी। एक संस्कृत के धर्म का प्रकृत रूप धम्म था। संस्कृत के जो धर्म होते हैं उसी का प्रकृत रूप धम्म को अपनाया गया था। अशोक का धर्म क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। इतिहासकारों का मत क्या है? रोमिला थापर कहते हैं कि धम्म एक राजनीतिक आविष्कार था जिसका उद्देश्य विशाल साम्राज्य को एकीकृत करना था। एक राजनीतिक आविष्कार रोमिला थापर बताती है। D.R. भंडारकर क्या कहता है? यह मूलतः उपासक बौद्ध धर्म था। उपासक बौद्ध धर्म ही बताते हैं कौन? D.R. भंडारकर। प्रमुख सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, बड़ों का सम्मान करो, दासों से मानवीय व्यवहार करो, धार्मिक सहिष्णुता रखो। धार्मिक सहिष्णुता 12वां शिलालेख में मिलता है, ये याद रखने का चीज़ है। आपसे पूछ सकता है कि धार्मिक जो सहिष्णुता है 12वां शिलालेख में मिलता है। उद्देश्य, पर्पस क्या है अशोक के धर्म का? एक बहुलवादी और विविध साम्राज्य में सामाजिक धार्मिक संघर्ष को रोकना और राष्ट्रीय एकता स्थापित करना इनका उद्देश्य था।
बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? धम्म के प्रचार हेतु अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका उल्लेख 5वां शिलालेख में मिलता है। धम्म महामात्र अधिकारी के अभिलेख किस अभिलेख में जिक्र मिलता है? तो 5वां अभिलेख में मिलता है। अभी तक 3 आपको अभिलेख मैंने बताया। 13वां में कलिंग के बारे में बताया, 12वां में बताया कि धार्मिक सहिष्णुता के बारे में, और 5वां में धम्म महामात्रों के बारे में। जो इम्पोर्टेंट है बस वही जानिए, बाकी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आता रहेगा, नहीं तो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हटा दिए जाएंगे। अशोक के अभिलेख पुरातात्विक साक्ष्य 1837 में पूछा जा गया है बीपीएससी में कई बार। जेम्स प्रिंसम द्वारा पहली बार पढ़ी गई थी, जो कि ये किस लिपि में थी? ब्राह्मी लिपि में थी। ठीक, 14 प्रमुख शिलालेख इनके मिले हैं। 14 प्रमुख शिलालेख मिले हैं, पर जिसमें क्या करते हैं? पशु बलि की निंदा करते हैं। पहला में पशु बलि की निंदा करते हैं, दूसरा में चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था, और 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन। पहला याद रख लीजिए पशु बलि की निंदा, दूसरा में चिकित्सा की व्यवस्था, 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन, 12वां में क्या? सहिष्णुता को लेकर मैंने बताया अभी। 12वां क्या बताया? धार्मिक सहिष्णुता। और 5वां में क्या है? धम्म मात्र। 7 स्तंभ लेख मिले हैं, मुख्यतः मध्य भारत में। आपको 7 स्तंभ लेख कहाँ मिलते हैं? मुख्यतः मध्य भारत में। चौथे में रज्जुक राजस्व अधिकारी का चर्चा है। चौथा स्तंभ लेख में रज्जुक राजस्व अधिकारी की चर्चा है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लघु शिलालेख व्यक्तिगत जीवन की जानकारी, मास्की, भाब्रू, ये सब लघु शिलालेख है जिसमें व्यक्तिगत जीवन के बारे में इनकी जानकारी मिलती है। तो आप फिर से देख लीजिए प्रमुख शिलालेखों में क्या है। तो पहला है पशु बलि की निंदा करते, दूसरा में चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, 13वां में कलिंग युद्ध का, 12वां में सहिष्णुता, 5वां में धम्म महामात्र। 7 स्तंभ लेखों में क्या है? मध्य भारत में मिलता है। चौथा में रज्जुक की चर्चा है, और लघु शिलालेखों में व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। लिपि एवं भाषाएं प्रकृत अधिकांश ब्राह्मी लिपि में था, प्रकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में था। उत्तर पश्चिम भारत से आपको खरोष्टी लिपि में आपको इनके शिलालेख मिले हैं। अरमाइक एवं ग्रीक अफगानिस्तान एवं कंधार से, अफगानिस्तान और कंधार से जो है क्या मिला है? अरमाइक और ग्रीक में मिला है, इनकी लिपि मिली है अरमाइक और ग्रीक में, ये याद रखना है। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भ्रमित करने वाले तथ्य क्या है? रुमनदेई लुम्बिनी स्तंभ लेख धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक अभिलेख है। पूछ देगा कि रुमनदेई लुम्बिनी स्तंभ लेख का संबंध धर्म से है, नहीं आर्थिक से है। यह बुद्ध के जन्म पर कर टैक्स को 1/8 करने का प्रमाण है, यानी कि बुद्ध के जन्म स्थान पर, जन्म पे नहीं जन्म स्थान पे 1/8, जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी, और 1/8 कर घटा दिया था और 1/8 कर दिया था। ये इसका प्रमाण मानता है किसका? रुमनदेई लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख में, रुमनदेई अभिलेख में। ठीक, मौर्य प्रशासन केंद्रीय एवं प्रांतीय। सम्राट इम्पेरियर क्या था? सर्वोच्च शक्ति। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत था। राजा होता था, अमात्य होता था। राजा है तो उसका मंत्री चाहिए ही, अमात्य। और राजा कहाँ राज करेगा? तो जनपद पे राज करेगा। कैसे राज करेगा? दुर्ग उसको बनाना पड़ेगा। दुर्ग बना लिया है तो उसके लिए कोष भी चाहिए, पैसा चाहिए, तब तो पैसा चाहिए तो मित्र बनाओ, और मित्र ने धोखा दिया तो उसको दंड भी देना पड़ेगा। चलो फिर से एक बार समझा देते हैं। राजा है, उसके साथ एक मंत्री चाहिए, और कहाँ राज करेगा? जनपद पे। दुर्ग बनाओ, कोष इकट्ठा करो, यानी कि पैसा इकट्ठा करो, और मित्र बनाओ, मित्र धोखा दे तो उसको दंड दे दो। ठीक, मंत्रिपरिषद विशाल नीति निर्माता संस्था जो था, इनका मंत्रिपरिषद था। 18 महामात्र हुआ करते थे। तीर्थ में 18 महामात्र हुआ करते। शीर्ष प्रशासनिक विभाग, उदाहरण समाहर्ता, राजस्व प्रमुख को सन्निधाता। राजस्व समाहर्ता जो था वो राजस्व प्रमुख था, सन्निधाता जो था वो कोषाध्यक्ष था। 18 तीर्थ होते थे, यानी कि 18 महामात्र होते थे, अधिकारी होते थे, 18 अधिकारी होते थे। जैसे समाहर्ता को क्या कहते हैं? राजस्व प्रमुख कहा करते थे। आज भी समाहर्ता को राजस्व प्रमुख ही कहते हैं। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, सन्निधाता को कोषाध्यक्ष। 27 अध्यक्ष में कितने अध्यक्ष थे? 27 अध्यक्ष थे। जैसे सीताध्यक्ष कृषि का थे, पण्याध्यक्ष वाणिज्य का थे, अकाराध्यक्ष खान का था। फिर से बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सीताध्यक्ष कृषि का, पण्याध्यक्ष वाणिज्य का, अकाराध्यक्ष खान का। ठीक, कितने अध्यक्ष थे? तो 27 अध्यक्ष होते थे। और तीर्थ कितने होते थे? 18 तीर्थ होते थे। ठीक,
प्रांतीय प्रशासन कैसे चलती थी? तो 5 चक्र या प्रांत होता था, 5 प्रांत होता था या 5 चक्र होता था। उत्तरापथ जैसे तक्षशिला में, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती एक था अवंती उज्जैनी, एक था प्राच्य पाटलिपुत्रा, एक था कलिंग तोशली। फिर से याद कर लीजिए, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तरापथ में तक्षशिला, दक्षिणापथ में सुवर्णगिरी, मध्य में अवंती उज्जैन, प्राच्य में पटलिपुत्रा, उसके बाद कलिंग तोशली, जहाँ पे इन्होंने 13वां शिलालेख के बारे में चर्चा मिलता है। फिर से उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैन, प्राच्य पटलिपुत्रा, तोशली, कलिंग। बीपीएससी फैक्ट बॉक्स क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। गोप क्या होता था? 10 गांवों का प्रशासक जो था वो गोप कहा जाता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब लाइन है कि गोप किसको कहा जाता था? 10 गांवों का समूह जो होता है वो गोप कहा जाता था। स्थानीय नगर एवं सैन्य प्रशासन कैसे थी? नगर प्रशासन पाटलिपुत्र मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रबंध 30 सदस्यों वाली एक परिषद करती थी। 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटी थी, यानी कि 6 समितियाँ 5-5 सदस्यों की ही थी और टोटल इसमें कितने हो गए? 6-5 30 सदस्यों वाली एक परिषद के द्वारा किया जाता था। प्रमुख समितियाँ क्या होती थी? उद्योगी समिति या शिल्प समिति, विदेशी देखरेख समिति, जनगणना समिति, व्यापार वाणिज्य समिति, निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण, कर वसूली, बिक्री कर का, ये इंपॉर्टेंट है, 1/10 होता था। कर वसूली कितना होता था? 1/10 होता था। बिक्री कर का 1/10 होता था। एक और चीज़ बता दे, रुमनदेही में क्या मिला है? 1/8 कर जा करके कर दिए थे, ये मिला है। सैन्य प्रबंध भी 6 समितियों और 5 सदस्य प्रत्येक में होता था, इसे चलते थे। नगर प्रशासन भी 30 वाले से और सैन्य संगठन भी वैसे ही चलता था, 6 समिति और 5-5 प्रत्येक में सदस्य होता था। नौसेना, यातायात, रसद, पैदल सेना, अश्वरोही, गज सेना, रथ सेना। देखो 6 समिति इसमें कौन कौन सा है याद ही कर लो, कहीं पूछ दे इस बार, इम्पोर्टेंट लग रहा है तो याद करा देते हैं। नौसेना, पानी वाला एक होना चाहिए। यातायात, रसद सेना, यातायात मतलब जो रसद लेकर चलेगा, खान पान की चीज़ें लेकर चलेगा वो। एक पैदल सेना होगी जो कि पैदल चलेगी। एक अश्व होता था, एक हाथी होता था, एक रथ सेना होता था। आराम से याद हो गया। रथ, घोड़ा, हाथी, पैदल और एक रसद लेकर चलने वाला यातायात और उसका नौसेना, यही हो गया 6। ये 6 सेना याद हो गए। शीर्ष अधिकारी सेनापति कहलाता था। अंतपाल, सीमांत रक्षक जो था उसको अंतपाल कहा जाता था। चलो इसको भी, ये भी 6 याद कर लो ताकि कहीं इस बार पूछ दे तो बस हो जाए आपका अच्छा। 6 समिति कौन कौन सी थी? शिल्प या उद्योग की समिति थी नगर प्रशासन में, शिल्प उद्योग होता था। विदेशियों की देखरेख की समिति थी, जनगणना की समिति थी, व्यापार वाणिज्य का समिति थी, निर्मित वस्तुओं के निरीक्षण का समिति थी और वसूली कर का समिति थी। 1/10 भाग बिक्री कर का लिया जाता था। शिल्प और उद्योग, ठीक, मान लो से शिल्प और उद्योग कहीं पे हो रहा है, ठीक, और यहाँ पे जो यदि विदेशी कोई शिल्प उद्योग कर रहा है तो उसका देखरेख करना, विदेशियों का देखरेख। फिर जनगणना करना से कितने लोग हैं, जनगणना करो। फिर व्यापार वाणिज्य, ये जो बनाया उसका व्यापार वाणिज्य होगा। निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करो, निर्मित वस्तुओं के निरीक्षण के लिए एक समिति होता था। कर की वसूली करने के लिए एक समिति होता था। इस प्रकार से याद कर लो, ठीक। ये दिमाग में बैठ गया होगा, 1-2 बार और देख लेना है पीडीएफ में, एक बार देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। और दिमाग में बैठ जाएगा तो सवाल गलत नहीं होगा। बीपीएससी विशिष्ट शब्दावली की ऑफिशियल्स। एस्ट्रोनोमोई नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। एस्ट्रोनोमोई किसको कहते थे? नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहते थे। एग्रोनोमोई किसको कहते थे? सड़क निर्माण एवं जिला अधिकारी को एग्रोनोमोई कहते थे। कभी कभी आपको कृषि से संबंधित भी एग्रोनोमोई कहा जाता था। एस्ट्रोनोमोई किसको? नगर का प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। एग्रोनोमोई किसको? सड़क निर्माण एवं जिला अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। गूढ़ पुरुष किसको कहा जाता था? संस्था एक जगह रहकर गूढ़ पुरुष और संस्था, गूढ़ पुरुष मतलब कि जो स्पाइसेस किसको कहा जाता था? संस्था जो थी एक जगह रहकर काम करती थी और संचार जो थी वो घूम घूम कर काम करती थी। संस्था और संचार 2 गूढ़ पुरुष होते थे। स्पाइस होते थे। स्पाइस नहीं होता है कि हाँ
मतलब गुप्तचर जिसको बोलते हैं। तो संस्था जो थी एक ही जगह रह के काम करती थी और संचार जो थी घूम घूम कर कार्य करती थी। एग्रोनोमी एस्ट्रोनोमी में इस सगरोगढ़ को बनाने वाला जो था एग्रोनोमी ही था। एस्ट्रोनोमी हमने बता दिया कि नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमी कहलाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसा थी? कृषि भूमि राज्य के स्वामित्व वाली भूमि को सीता भूमि कहते थे। सीता दक्ष द्वारा प्रबंधित राज्य के जो स्वामित्व वाली भूमि थी। सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक था। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनाया था। बहुत बार पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त के द्वारा। कौन था? चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त के द्वारा। सीता क्या होता था? तो राज्य के स्वामित्व वाली भूमि को सीता कहते थे और सीता दक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता था। पुष्यगुप्त सुदर्शन झील बनवाया था। चलो आगे। कर व्यवस्था कैसी थी? भू राजस्व उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक लिया जाता था। कितना से? 1/6 से 1/4 भाग तक लिया जाता था। बिक्री कर छिपाने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। ये भू राजस्व कर है। भू राजस्व यानी कि भूमि से जो उगाही हुआ है उसका 1/6 से 1/4 भाग, और बिक्री कर कितना था? 1/10 के आसपास था। ठीक। व्यापार एवं वाणिज्य। राज्य का शराब सुराध्यक्ष का जो शराब चलाता था, शराब पूरा बेचता होगा, उस पे कंट्रोल करता है, उसको सुराध्यक्ष कहते हैं। नमक और खदानों पर एकाधिकार था। राज्य का शराब जिसको सुराध्यक्ष, शराब मतलब को कंट्रोल करने वाले को सुराध्यक्ष कहते थे। राज्य का शराब पे, नमक पे और खदानों पे कंट्रोल था, एकाधिकार था। प्रमुख राजमार्ग उत्तरापथ, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक को उत्तरापथ कहते थे। उत्तरापथ पूछ देगा कि उत्तरापथ बहुत सुनते हो, बताओ उत्तरापथ क्या है? तो उत्तरापथ तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक के पथ को हम उत्तरापथ कहते हैं। तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक उत्तरापथ में आता है। और उत्तरापथ का स्वामी मतलब तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक का स्वामी। मुद्रा व्यवस्था। मानक सिक्के पन्न होते थे। चांदी का सिक्का जो होता था मौर्य काल में पन्न कहलाते थे। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? पन्न कहलाता था। आहत मुद्राएं आपको देखने को मिलती है, व्यापक रूप से देखने को मिलता है, जिसपे मयूर, पहाड़ी, अर्धचंद्र के चिन्ह मिलते हैं। किस चीज़ का? मयूर, पहाड़ का और अर्धचंद्र के चिन्ह मिलते हैं। अगला है मुख्य मूल्य। मुख्य परीक्षा से अभी हमारा संबंध नहीं है, पर एक बार देख लेने में कोई ज़्यादा नहीं है। मौर्य अर्थव्यवस्था अत्यंत कठोर केंद्रीकृत स्टेट कैपिटलिज्म राज्य पूंजीवाद का प्रारंभिक उदाहरण है। ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं। स्टेट कैपिटलिज्म यानी कि राज्य पूंजीवाद का प्रारंभिक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। आज समाज, कला एवं स्थापत्य। समाज की महिलाएं। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा। कौन कौन से 7 वर्ग? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। याद कर लो, ये पूछता है बार बार। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। नोट, उस जाति प्रथा की सही समझ नहीं थी। मेगास्थनीज को जाति प्रथा, चूँकि बाहर का आया हुआ गुप्तचर था, बाहर से आया हुआ को उसको जाति प्रथा को ज़्यादा समझ नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ जब चाणक्य लिखेंगे तो ज़रूर बताएंगे, वो दास प्रथा की चर्चा करेंगे, जातियों की चर्चा करेंगे। अभी हम मेगास्थनीज के बारे में बात कर रहे हैं। मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थे, जबकि अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का चर्चा वर्णन मिलता है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। मेगास्थनीज ने कहा कि दास प्रथा नहीं था, लेकिन अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का चर्चा मिलता है। महिलाएं अंगरक्षिका। चंद्रगुप्त की सुरक्षा में गुप्तचर, विष कन्याएं एवं कुछ शर्तों पर पुनर्विवाह, तलाक का अधिकार था। ये मेगास्थनीज ने वर्णन किया है कि अंगरक्षिका चंद्रगुप्त की सुरक्षा में महिलाएं होती थी, गुप्तचर भी होती थी जो कि विष कन्या के रूप में होती थी, कुछ शर्तों पर पुनर्विवाह और तलाक का भी अधिकार महिलाओं को प्राप्त था। राजकीय और लोक कला के बारे में क्या कुछ है? 81 स्तंभ, चुनार के बलुआ पत्थर, मौर्य पॉलिश, उदाहरण सारनाथ का सिंह स्तंभ, सांची का स्तूप। किस चीज़ का प्रयोग होता था? चुनार का, बलुआ पत्थर का। मौर्य पॉलिश
ये फेमस है। चुनार का बलुआ पत्थर और मौर्य पॉलिश ये फेमस है। कौन सा चीज़ से बनता था? चुनार के बलुआ पत्थर से, और एकाश्म स्तंभ बनते थे। लोक कला में क्या था? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। दीदारगंज की यक्षिणी पटना दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ है, ये याद रखना है। दीदारगंज पटना से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला है बराबर की गुफाएं। बिहार में बराबर की गुफाएं आजीविकों संप्रदाय के लिए अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। सुदामा और कर्ण चोपर की गुफाएं कहाँ हैं? बराबर की गुफाएं में है। सुदामा और कर्ण चोपर की गुफाएं कहाँ हैं? बराबर की गुफाएं में है, जो कि आजीविकों के लिए निर्मित किया गया था अशोक के द्वारा। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? राजनीतिक कारण। अशोक के बाद अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी हुए। साम्राज्य का विशालता के कारण परिधीय क्षेत्र में विद्रोह हो गया। ऑफ कोर्स ये बड़ा कारण है कि अयोग्य और निर्बल हो तो छोटे छोटे या फिर दूर दूर तक के राजा महाराजा आपस में विद्रोह कर देते हैं, स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं। प्रशासन का कारण अत्यधिक केंद्रीकरण, स्थानीय स्वायत्तता का अभाव था, इसलिए लोग खुद की स्वतंत्रता चाह रहे थे। दुष्ट मत्यो दमनकारी अधिकारियों का अत्याचार था। तक्षशिला में विद्रोह हो गया। विशाल सेना और नौकरशाही के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हो गई। अशोक ने भारी दान से राजकोष पर दबाव पड़ा। भारी ये दान करते रह गए, इसके बाद राजकोष पर बड़ा ही दबाव पड़ा। मौर्य साम्राज्य की इस प्रकार से पतन हो गया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का पुष्यमित्र सिंह द्वारा हत्या कर दिया गया। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त। पूछता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था। किसके द्वारा हत्या कर दी गई? पुष्यमित्र सिंह के द्वारा हत्या कर दी गई। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, पशु बलों पर रोक और दंड समता के कारण अशोक की शांतिवादी मतलब किसके कारण पतन हुआ, इसके बारे में कुछ शास्त्रियों का कथन है, या मतलब कुछ इतिहासकारों का कथन है। ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, पशुबली रोग और दंड समता के कारण ही मतलब लोगों ने उनका विद्रोह किया, खत्म हुआ। अशोक की शांतिवादी नीति और ने सेना को कमज़ोर कर दिया था। हेमचंद्र राय चौधरी जी कहते हैं, डी.डी. गोस्वामी कहते हैं आर्थिक संकट मुख्य कारण था। ठीक, ये जो कि पूछेगा नहीं, जो पूछेगा वहाँ हम हाईलाइट करके बता रहे हैं। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पीवाईक्यू और ट्रिकी तथ्य आप देख लो। बीपीएससी में लगातार अर्थशास्त्र के प्रशासनिक अधिकारियों अध्यक्ष तीर्थ के मिलान वाले सवाल पूछते रहे। मेगास्थनीज के समितियों में 6 समिति 30 सदस्य पर बार बार प्रश्न आते रहे। बिहार के पुरातात्विक स्थलों कुम्हरार का काष्ठ महल, दीदारगंज के यक्षिणी, बराबर की गुफा विशेष जोर दिया जाता है। ठीक, भ्रम क्या होता है? इंडिका में दास प्रथा का वर्णन है? नहीं। मेगास्थनीज ने स्पष्ट लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं था। अशोक का नाम उसके सभी बड़े शिलालेखों में मिलता है? नहीं, सभी बड़े शिलालेखों में नहीं, 4 लघु शिलालेखों में, मास्की, गुज्जर, नेट्यूर और उदगुलान में। भ्रम क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल पत्थर का था? नहीं, कुम्हरार पटना में मिला महल लकड़ी का था। फैयान ने इसे देव निर्मित बताया था। फैयान ने इसे क्या बताया कि देव निर्मित है। 10 अति महत्वपूर्ण सवाल देख लीजिए। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। सीता दक्ष का संबंध किस विभाग से था? कृषि विभाग से। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू का शिलालेख में खुद को मगध का सम्राट बताया है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा होती थी? तो 6 समितियों द्वारा। सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें 7 बताया था। 7 चीज़ें जरूरी हैं: राजा, सभासद, कोष, दुर्ग, दंड, मित्र, मैंने बताया ही थोड़ा देर पहले। मौर्य काल में गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? गुप्तचर को कहा जाता था। 2 प्रकार का था, संस्था और संचार था। कमेंट में बताएंगे आप से किसको क्या बोलते थे। अंतिम सम्राट मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिम भारत यानी कि सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है। महत्वपूर्ण सवाल है। मौर्य अर्थव्यवस्था की मुख्य मुद्रा क्या थी? पर्ण थी, जो कि चांदी का था। आगे है, देवनाम प्रिय उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने इसको धारण किया था। क्विक रिवीजन आपको करा देते हैं।
मौर्य साम्राज्य जिसकी टाइम पीरियड क्या रही, 322 से 185 ईसा पूर्व तक रही। शासक चंद्रगुप्त जो कि जैन धर्म से संबंधित हो गए। उसके बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार किस धर्म से संबंधित थे, आजीवों की मिलान करने के लिए आपसे पूछ सकता है। बौद्ध धर्म से संबंधित हो गए। अशोक, चलो एक बार फिर से रिपीट कर लो। चंद्रगुप्त जो कि जैन धर्म से संबंधित थे, बिंदुसार आजीवक से, और अशोक क्या किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। ठीक। अशोक का धर्म क्या था, आचार संहिता, धम्म महामात्र, 13वां शिलालेख कलिंग की चर्चा है, दूसरा में चिकित्सा की चर्चा है। ठीक ना, पहला में पशु बलि पे रोक है। प्रशासन की बात करें, 18 तीर्थ था, 27 अध्यक्ष थे, 5 प्रांत थे, चक्र थे जिसको हम बोलते हैं, और ग्रामीण के गांव का सबसे छोटा जो मुखिया होता था वो ग्रामीण कहलाता था। अर्थव्यवस्था में देखें, सीता भूमि जो राज्य के अधीन भूमि था, 1/6 भाग राजस्व वसूला जाता था। पन मुद्रा थी चांदी की। उत्तरापथ जो था तक्षशिला से लेकर के पाटलिपुत्रा तक उत्तरापथ कहते थे। कला एवं स्थापत्य, चुनार पत्थर का स्तंभ आपको मिलता है। किस पत्थर का, चुनार का। सांची का स्तूप है। बराबर की गुफाएं, कर्ण और चौपर की गुफाएं जो है वो आजीविकों के लिए बनाया गया था अशोक के द्वारा। काष्ठ महल कुम्हरार में मिला है। पतन के कारण क्या है, वित्तीय संकट, कमजोर उत्तराधिकारी और पुष्यमित्र से उनका विद्रोह करना जो है ये उन्हीं के मतलब सेना नायकों में से एक थे जो कि विद्रोह कर दिए और बृहदत्त को हटा दिए। अंतिम रूप से आपको रिपीटेशन एक बार करवा देते हैं और निष्कर्ष निकाल देते हैं। 322 BCE में चंद्रगुप्त द्वारा साम्राज्य की स्थापना की गई। 305 BCE में यानी कि ईसा पूर्व में सेल्यूकस पर विजय और 4 क्षेत्रों को जीता था। आप कमेंट कर सकते हैं कौन से 4 क्षेत्र। बिंदुसार का शासन स्टार्ट होता है कितना में, 298 ईसा पूर्व में। कब, 298 ईसा पूर्व में। और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है और 185 में बृहदत्त का हत्या, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्दावली, सीता क्या होता है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते हैं। भाग क्या होता है, भू राजस्व को भाग कहा जाता था। रज्जु क्या होता था, न्यायिक एवं राजस्व अधिकारी को रज्जु कहा जाता था, जो कि चौथे में वर्णित है, चौथे स्तंभ लेख में। तीर्थ क्या होता था, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, जो कि तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है। धम्म महामात्र, धम्म के प्रचारक जो है ये 5वें शिलालेख में चर्चा है। निष्कर्ष है कि मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसको प्रथम बार अखिल भारतीय राज्य और कल्याणकारी प्रशासन के आदर्श को मूर्त रूप दिया। इसकी प्रशासनिक नीतियाँ और अशोक की शांति संदेश आज भी प्रासंगिक है। इसी के साथ ये मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। यहीं से सवाल आपके बनना होगा तो बनेगा ज़रूर, एग्जाम बाद बताएंगे आपको ज़रूर कि हाँ कहाँ से सवाल बने थे। अच्छे से देख लीजिए और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।